सभी प्रश्नावलियों का रिवीजन कर रहे हैं हम। अब सबसे पहले आती है प्रश्नावली नंबर 1। पहले क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई चिंता ही नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे ही आ गए आज तो। बैठ जाओ। प्रश्नावली 1.1 में देखो, बस अब शांत हो जाओ बिल्कुल। लड़कियां तो लगभग सारी आ गई, लड़के नहीं आए। प्रश्नावली 1, इसमें हम क्या सीखेंगे? HCF और LCM। पहले दोनों की परिभाषा देख लो। HCF क्या होता है? HCF जल्दी जल्दी देखेंगे थोड़ा। अब HCF आ रहा है कि वीडियो में देखना है? HCF नाम आ गया? ठीक है। H का मतलब होता है हाईएस्ट, H यानी हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन और F का मतलब फैक्टर। हाईएस्ट यानी उच्चतम और कॉमन यानी जो दोनों में हो और फैक्टर यानी गुणांक। HCF होता है ना, HCF वो तो संख्याओं से होता है छोटा। जो भी दो संख्याएं दी गई है उनसे क्या होगा? छोटा होगा या बराबर होगा। और LCM हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। LCM संख्याओं से बड़ा होगा, बराबर होगा, और HCF हमेशा क्या होगा? छोटा। उल्टा हो रहा है देखो, जो हाईएस्ट है ना वो तो छोटा होगा संख्याओं से, और जो LCM है लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल ये क्या होगा बताना? संख्याओं से बड़ा होगा, क्योंकि ये तो क्या आएगा? पहाड़े में आएगा। ये तो क्या आएगा? उन संख्याओं के पहाड़े में। जैसे देखो HCF निकालना है हमें, 15 और 20, इन दोनों का क्या बनाना है? हमें HCF लिखना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करते हैं? हमें क्या निकालना है? HCF। कौन सी ऐसी संख्या है जो जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती है? बोलो। 5 है ना? 5 से बड़ी और कोई संख्या है? हाईएस्ट निकालना है हमें। 5 से बड़ी कोई संख्या है क्या जिसके पहाड़े में ये दोनों आती हो? नहीं है ना? तो HCF क्या हो जाएगा? दोनों का 5 हो जाएगा। इसके बाद में अगर LCM निकालना है, आ जाओ, ऐसी कोई संख्या बताओ जो दोनों के पहाड़े में आती हो। 15 और 20, बोलो रे 60। 15 के पहाड़े में भी 60 आएगा, 15, 30, 45 और 60। और 20 के पहाड़े में भी क्या आएगा बताना? 60 आएगा। तो दोनों का LCM क्या हो गया? 60। तो LCM का तो मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, लोवेस्ट यानी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं के पहाड़े में आए। और HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्या आए। HCF देख लो, दोनों संख्याओं से क्या है? छोटा है। और LCM क्या है? दोनों संख्याओं से बड़ा है। मान लो हम 5 और 5 का निकालें, HCF क्या आएगा दोनों का बताना? HCF 5 आएगा। LCM भी क्या आएगा? 5 आएगा। यानी HCF और LCM संख्याओं के बराबर भी हो सकते हैं। HCF छोटा भी होगा और LCM क्या होगा? बड़ा होगा, और दोनों बराबर भी होंगे। तो ऐसा कोई सवाल आ सकता है एबेसेदा में, क्या कि LCM संख्याओं A व B से होगा। ये सवाल आ जाए, मान लो कि LCM A व B से क्या होगा? 4 ऑप्शन दे दिया कि LCM लेस देन A, B होगा, LCM ग्रेटर देन A, B होगा, LCM बराबर A, B होगा, या फिर LCM ग्रेटर देन इक्विवेलेंट A, B होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? बोलो। चौथा ऑप्शन सही होगा ना? बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसमें कह रहा है कि केवल छोटा होगा, नहीं होगा। केवल बड़ा होगा, हाँ बड़ा हो सकता है लेकिन केवल नहीं। बराबर हाँ हो सकता है लेकिन केवल नहीं। बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। तो दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना? 4। या फिर ऐसे हो सकता है ऑप्शन B व C दोनों, ये ऑप्शन भी आ सकता है, B व C दोनों। कर लोगे क्या? इसी प्रकार HCF का सवाल आ जाएगा। अब देखो आगे, LCM और HCF ये तो हमने सीधा सीधा परिभाषा देख ली। अब हम इनको निकालने का तरीका भी देख लेते हैं जल्दी से। LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। मान लो कोई दो संख्या जैसे 60 और 80, इन दोनों का हमें LCM और HCF निकालना है। क्या निकालना है? LCM और HCF। तो सबसे पहले निकालते हैं हम LCM। LCM निकालने के लिए क्या करना होता है बताना?
60 और 80 दोनों को क्या कर लो, साथ में लिख लो या फिर अलग अलग ही कर लो, दोनों का एक साथ ही समझ में आ जाएगा। 60 का अलग अभाज्य गुणनखंड कर लो और 80 का अलग कर लो। करो देखें, पहले 2 किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 का भाग कब जाता है, जब इकाई अंक क्या आए, 2 का भाग कब जाता है, जब इकाई अंक या तो 0 आए या फिर 2 के पहाड़े में कोई संख्या आए। 0 भी तो 2 के पहाड़े में ही होती है, देख लो 10 होती है ना। इसके बाद में 5 का भाग कब जाता है, जब इकाई अंक क्या है, 0 या 5, आप केवल 5 ही याद रख लो। 3 का भाग कब जाता है, जब अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए, अंकों का योग 3 के पहाड़े में क्या हो, आए। और इसके बाद में 11 का भाग कब जाता है, जब एक को छोड़ो एक को जोड़ो, एक एक को छोड़ के क्या करना है, एकांतर क्रम में जोड़ना है। जोड़ो देखें, 5 और 3 8 और 6 और 4 10, 10 में से 8 घटाओ 2 आएगा। क्या 2 11 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। चलो देखते हैं, पहले लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 60 में 2 का भाग लगाओ 30, 30 में 2 का भाग 15, 15 में अब 2 का भाग लगेगा नहीं, 5 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 का भाग लगाओ, 3 का जाएगा क्या बताओ, 5 और 1 6, अंकों का योग क्या आ रहा है 6, तो 3 का भाग लगाओ कितनी बार, 5 बार, 5 3 15, फिर 5 का भाग लगेगा कितनी बार, 1 बार। इसमें बताओ 0 आ रहा है, 2 का भाग लगाओ, 80 का आधा, 40 का आधा, 20 का आधा, 10 का आधा, और अब 5 का आधा हो नहीं सकता तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 3 के बारे में नहीं आती, 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। ये दोनों काम आपको कहाँ करने हैं, रफ में करने हैं, है ना, क्योंकि ये कोई अभाज्य गुणनखंड की प्रश्नावली तो है नहीं। तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे कि 60 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आएगा बताओ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और 80 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। पहले आप देख लो, इधर देखना, पहले आप ये देख लो कि कौन कौन से गुणनखंड हैं। एक तो 2 का गुणनखंड है, एक 3 का है और एक क्या है 5 का। इसके अलावा कोई गुणनखंड है क्या, नहीं है। बताओ ऊपर और नीचे 2 अधिकतम कितनी बार आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो। ऊपर तो 2 बार आ रहा है, नीचे कितनी बार है 4 बार, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाला लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 3 लिख दो। और 5 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है 1 बार ही आ रहा है, नीचे भी 1 बार ऊपर भी 1 बार, तो क्या आ जाएगा 5। अब इनको गुणा कर दो सबको, 5 3 15, 15 दूनी 30, 60, 120 और 240, 240 क्या हो गया दोनों संख्याओं का एलसीएम। कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई ना। इसी प्रकार एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या करोगे, वैसे ही 60 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और 80 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। एचसीएफ में आपको बताया है कि संख्या से हमेशा क्या आएगा एचसीएफ, या तो छोटा आएगा या बराबर आएगा। बराबर भी कब आता है, जब दोनों अंक क्या हो समान, दोनों अंक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी बराबर आ सकता है। तो देखो सभी को दिख रहा है ना, क्या करो, दोनों में सामान्य अंक छांटो, कौन कौन से अंक दोनों में आ रहे हैं। क्या ये 2 दोनों में आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 2 दोनों में आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। इसके बाद में ये 5 भी दोनों में आ रहा है। और कोई अंक है क्या, देखना, 5 2 और 2, इसके अलावा कोई अंक है क्या, नहीं है, तो इन सबको गुणा करके लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो एचसीएफ कितना आ गया 20। देख लो एचसीएफ तो संख्याओं से छोटा है और एलसीएम क्या है, संख्याओं से बड़ा, निकालना आ गया। अब एचसीएफ निकालने की एक विधि और है, वो कौन सी है बताना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। पूरी प्रश्नावली को रिवाइज कर लेंगे एक ही बार में। इसी सवाल को करें क्या, 60 और 80 दोनों का क्या आया था एचसीएफ, याद है आपको क्या, 20 आया था। क्या आया था 20। देख लेते हैं यहाँ से भी 20 आता है कि नहीं आता। ये विधि कब काम में लेते हैं हम, इधर देखो, ये विधि कब काम में लेते हैं, जब संख्याएं बड़ी बड़ी हो जाए, या तो संख्या बड़ी बड़ी हो जाए तब, या फिर अगर हमें बोल ले कि इस विधि को काम में लेना है तब ये विधि काम में लो। देखो
बताओ संख्याओं, दोनों संख्याओं में से छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है? 60 छोटी है, तो 60 को अंदर लिखें या बाहर? बाहर लिखें, वेरी गुड। और 80 को कहाँ लिखें? अंदर। 80 में 60 का भाग लगेगा, 60 में 80 का लगेगा क्या? नहीं लगेगा। देख कितना आसान है, देखना ऊपर देख, 60 एकम 60, बच गया कितना? 20 बच गया। कितना बच गया? बहुत आसान है पवन, देख ले, थोड़ा सा मन लगा ले, बस 5 ही दिन की बात है, बाद में आगे सरल सरल पेपर आओगा बिल्कुल। आजा आगे देखना, थोड़े से दिन की बात है, बस मन पर पत्थर रख के देख ले, बोझ पड़ेगा थोड़ा सा। देखो अब ये 20 है, 80 तो अंदर आ गया ना? आ गया। अंदर कौन नहीं आया? 60, इसको अंदर ले लेते हैं। ले लें क्या अंदर? ले लो। 20 दिया, 60 बच गया कितना? 0। जब तक 0 शेष नहीं बचे तब तक भाग करते रहना है। दोबारा देख लो, 80 में 60 का भाग लगाया, 60 और 80 का हमें HCF निकालना था। 80 में 60 का क्या लगा दिया? भाग। 60 एकम 60, बच गया 20। अब इसको तो बाहर रख दो, और जो इन दोनों में से छोटी संख्या है ना, उसको अंदर ले आओ। दोनों में से छोटी कौन सी है? 60 है, इसको अंदर ले आए। 20 दिए 60, बच गया कितना? 0। अब हमें आगे कुछ नहीं करना है। अब बताओ हमारा अंतिम भाजक क्या है? 20 है, वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। आसान है ना बाकी विधियों से, है ना? तो ये कौन सी विधि है बताना? विभाजन एल्गोरिथम विधि। विभाजन एल्गोरिथम विधि, या फिर प्रमेयिका भी कह सकते हो, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। इसके बाद में देखो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? अंदर वाले को भाज्य कहते हैं, बाहर वाले को ये क्या है? और ये शेषफल है। क्या इस तरह से करोगे इस सवाल को? नहीं। कैसे करेंगे देखो, ये आप रफ में करके देख सकते हो, रफ में कर लेना, क्योंकि इस प्रकार से करना ज़्यादा आसान है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले चरण नंबर 1, चरण संख्या 1 कैसे करोगे? ये सवाल लगभग तय है कि आएगा ही आएगा। विभाजन, और आएगा भी 2 नंबर का ये, विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम से। कौन सी एल्गोरिथम है? विभाजन एल्गोरिथम। 2 संख्या कौन सी है? संख्याएं A, B बराबर कौन सी है बताना? 60, 80। इनका हमें HCF निकालना है। सबसे पहले चरण नंबर 1, बताओ कौन सी बड़ी कौन सी छोटी? 80 बड़ी है। यहाँ 80 बड़ी है 60 से, 80 बड़ी है 60 से। विभाजन एल्गोरिथम बताना क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस, वेरी गुड, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब मान रख दो सबका। भाज्य बराबर साइड वालों का तो गुणा कर दो और नीचे वाले को जोड़ दो, साइड वालों का गुणा नीचे वाले को जोड़ दो। जोड़ो, देखो भाज्य बराबर बड़ी कौन सी है इसमें? 80, तो बाहर क्या रख लो? 80 बराबर, अंदर क्या आएगा? भाजक की जगह 60 आएगा, गुणा। अब देखो पहले भागफल कितना आया? 1 आया, तो भागफल 1 लिख दिया, और शेषफल कितना आया? प्लस 20 आया, तो पहले चरण में शेषफल क्या लिख दिया? 20। अब क्या करोगे? चरण संख्या 2, स्टेप नंबर 2, क्या कहोगे? यहाँ शेषफल कितना आया बताना? 20, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो क्या करोगे? आगे करना पड़ेगा अगेन विभाजन एल्गोरिथम विधि से। बताओ अब दोनों में से बड़ी कौन सी है? कौन सी में देखोगे अब आप? 20 में और 60 में। 80 को तो भूल जाओ, जो सबसे बड़ी है ना उसको छोड़ दो। इन सब में सबसे बड़ी कौन सी है बताना? 80, इसको भूल जाओ। अब किस किस में निकालना पड़ेगा? वैसे ही हमें 20 और 60 में। कैसे लिखोगे? 60 बराबर अंदर वाला बराबर बाहर वालों का गुणा प्लस नीचे वाला, बाहर वालों का गुणा प्लस नीचे वाला, कर दो गुणा। 20 गुणा 3 और प्लस नीचे वाला कितना है? 0। 20 गुणा 3 प्लस 0। अब क्या कहोगे? यहाँ शेषफल बराबर 0 है। आ जाओ, यहाँ शेषफल बराबर कितना है? आगे देखना, शेषफल 0 है। अतः लास्ट में क्या लिखोगे? अतः अंतिम भाजक जो कि क्या है? 20, वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा।
आसान है ना HCF निकालना, बोलो रे। चलो अब इससे आगे और कैसे सवाल आएंगे देखो, ये सवाल लगभग आता ही है रोन, कौन सा, HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B। HCF और LCM का जो गुणा है ना वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आता है। HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। इसमें आपको कोई भी तीन चीज़ दे देगा और एक चीज़ पूछ लेगा, पक्का ये इन दोनों सवालों में से एक सवाल तो पक्का ही आएगा कि विभाजन एल्गोरिथम से भाजक निकालो। तीन ही तो प्रकार के सवाल हैं, या तो विभाजन एल्गोरिथम से भाजक निकालो, या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM HCF निकालो, या फिर इस विधि का यूज करो HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B। क्या करोगे बताओ। मान लो आपको HCF दे दिया, इसी उदाहरण से देख लेते हैं। दो संख्या कौन सी थी, 60 और 80। दोनों का HCF कितना आया था, 20 आया था ना। आपको HCF दे दिया 20, दो संख्या दे दी 60 और 80। आपसे पूछ लिया LCM बताना इनका, क्या बताना, LCM। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप दोनों संख्याओं से LCM निकाल लो जैसे हमने निकाला था 60 और 80 का LCM, लेकिन आपको उस तरीके से करना है क्या, आपको अगर HCF दे रखा है तो कौन से सूत्र का यूज करना है, HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। कर लो तो फिर LCM का मान निकालना है तो जो गुणा में होता है, जो ऊपर होता है सिर पर, वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है भाग में। तो 60 गुणा 80 और बट्टे क्या आ जाएगा 20, 20 से कम 20, 20 तिये 60, 8 तिये 24 और आगे एक 0। यही आया था ना LCM अपना 240। बताओ कोई दिक्कत आएगी क्या इन, या फिर सवाल ऐसे आ सकता है जैसे आपको लिखाया था मैंने इंपॉर्टेंट सवालों में कि आपको दो संख्या दे दी 60 और 80, दो संख्या दे दी 60 और 80। पहले आपको कहेगा इसका LCM निकालो, फिर इसका HCF निकालो, फिर ये सत्यापित करो कि क्या ये सूत्र सही है या गलत। तब क्या करोगे, HCF की जगह HCF लिख दोगे। कितना आया HCF बताना इनका, सीधा ही लिख देते हैं हम तो 20, और LCM कितना आया 240। पहले तो आप लिखोगे LHS बायां पक्ष, देखते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आते हैं या नहीं, उसी को तो कहते हैं सत्यापित करो। तो करो, देखो गुणा कर दो, 24 दूनी 48 और 0 कितने लग जाएंगे, 2 0। अब RHS और देख लो, RHS में क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणा। 60 गुणा 80 कितना आएगा बताओ, 8 छक्के 48 और आगे कितने 0, 2 0। बताओ कर लोगे क्या। ज़्यादातर चांस है कि इन्हीं सवालों में से पूरा आ जाएगा, लेकिन कुछ सवाल और। दर्शाइए धनात्मक विषम पूर्णांक छः क्यू प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, ये आपको दर्शाना है। इसके बाद में एक दो उदाहरण भी मैं लिख देता हूँ। जैसे क्या दिया हुआ है, दर्शाइए धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 3 के रूप का होता है। देखो इधर ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस किस को दिक्कत आती है ऐसे सवालों में, किसी को नहीं, फिर हम मिटा देते हैं। अरे सही शमशेर सिंह बैठे होगे। देखो क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या कहती है बताना, भाज्य बराबर, अभी तक सवाल हमने शुरू नहीं किया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस, यही कहती है ना विभाजन एल्गोरिथम विधि, या कुछ और कहती है। पवन आपको भी यही कह के गई थी, हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को किससे लिखते हैं बताना, Px से। भाजक को किससे लिखते हैं, Gx। भागफल को, हाँ मैं बता रहा हूँ, और शेषफल को किससे लिखते हैं, Rx से। लेकिन इस प्रश्नावली में हम कैसे लिखते हैं, Px को किससे लिखते हैं बताना, A से। भाजक को किससे लिखते हैं, इसको Q से, और इसको किससे, R से। इनमें कोई चेंज नहीं करना, बस इसको A लिखना है और इसको B लिखना है।
अब देखो कितना आसान सवाल है, उनसे भी आसान सवाल ये है। देखो b का मान हमें दिया हुआ है, देखो प्लस आपको दिख रहा है, ये रहा प्लस। r का मान कितना दिख रहा है बताना, बोलो 1 3 5। और b का मान कितना दिख रहा है, शुरू में 6 दिख रहा है, यहाँ b का मान कितना है 6। क्या लिखोगे, माना दो संख्याएं a व b हैं, जहां b बराबर कितना दे रखा है सवाल ने पहले से 6 दे रखा है, b बराबर 6 है। क्या a का मान दे रखा है इसने, नहीं दे रखा। a क्या है यहाँ पर, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आप क्या करोगे, विभाजन एल्गोरिथम विधि से, शिशपाले शिशरा में विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या लगाओगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान और b का मान बताओ 6, q की जगह q और r की जगह एक बार r ही पढ़ा रहने दो। क्यों पढ़ा रहने दो, देखो इसलिए आपको पता है कि r हमेशा हम जानते हैं, तीसरा में हम पहले से जानते हैं कि जो r का मान होता है ना शेषफल, वो हमेशा भाजक से तो क्या होगा, बोलो छोटा होगा। भाजक से तो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। और जीरो से हमेशा क्या होगा, बड़ा या बराबर। आप कहते हो ना शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। तो शेषफल या तो 0 आएगा या 0 से क्या होगा, बड़ा। और जो भाजक होगा ना हमारा भाजक, उससे हमेशा क्या आएगा, छोटा। देख लो, आप ऐसे ट्राई करके देख लो। मान लो 17 में 4 का भाग लगाना है, तो कितना आएगा, 4 चौके 16 और भाग जाएगा एक शेषफल आ गया। अब बताओ शेषफल किससे छोटा है, बोलो भाजक से छोटा है। अगर ये बड़ा होता तब तो हम एक बार और भाग लगा देते, 4 एकम 4। बताओ छोटा आना चाहिए ना, शेषफल हमेशा भाजक से क्या आना चाहिए, छोटा। और 0 से बड़ा या बराबर। तो आप क्या कहोगे, क्या कहेंगे बताना। इसलिए यहाँ r क्या क्या आ सकता है बताओ, 6 से बड़ा नहीं, 0 से बड़ा और 6 से छोटा क्या क्या आएगा, 0 1 बोलते जाओ, 4 5 और 6 7। काम रहे नहीं, मुंह बांध देंगे मैंने मनीषा को। बताओ 6 आ सकता है क्या, 6 आ सकता है क्या, 6 नहीं आ सकता। b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए a का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 6q होगा, r का मान अगर 0 होगा तो क्या आएगा, 6q। अगर r का मान 1 होगा तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 6q प्लस 6q प्लस 6q प्लस, इतने ही मान संभव है ना। अब ये कह रहा है क्या, धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव। धनात्मक तो पहले से दिख रहा है, विषम होना चाहिए। बताओ इनमें से आपको ये विषम लग रहा है क्या, विषम का मतलब 2 का भाग न जाए। इसमें तो 2 का भाग जा रहा है, 6 में तो 2 का भाग जाता है। ये तो क्या आएगा, सम। ये बताओ क्या है, सम या विषम, बोलो विषम है। इसमें 2 का भाग जाता है लेकिन एक में 2 का भाग नहीं जाता, ये विषम है, ठीक है। ये क्या है बताना, ये इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, सम हो गया। ये क्या है, विषम। ये क्या है, और लास्ट में ये क्या है बताना, विषम। क्या कहोगे आप, यहाँ 6q प्लस 2 6q प्लस 4 क्या है, सम है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। आसान है कि नहीं है बताओ। अगर इसी सवाल को ऐसे दे दे, जैसे मैंने उदाहरण बताया आपको, धनात्मक विषम पूर्णांक ऐसे दे दे, 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होगा। तब आप बताओ कहाँ चेंज करोगे, b की जगह 6 की जगह क्या कर लोगे, अरे बोलो रे 4, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करोगे। 6 की जगह इधर 4 से छोटा लिखना है तो कितना आएगा, 0 1 2 और 3। इधर क्या करोगे, 6q प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3।
+1 +2 और +3, इतना ही करोगे ना। फिर क्या कहोगे, ये तो सम है, ये भी क्या है, सम, अतः ये जो दो बच गए वो क्या बच गए, विषम बच गए। बताओ कोई दिक्कत है तो। इसके बाद में एक ही चीज़ बचती है, शांत और अशांत आवर्ती। शांत कौन सा है और अशांत आवर्ती कौन सा है, वो भी एक देख लेते हैं। देख लें क्या, फिर आपको थोड़ा सा छुट्टी दे देंगे थोड़ी। आसान प्रश्नावली है ना पहली, है कि नहीं है। देखो सवाल के माध्यम से देख लेते हैं हम। जैसे 64/455, इधर देखें, कोमल ए कोमल, देखे कोमल, इसको हमें बताना है शीशराम कि शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, शांत या फिर अशांत आवर्ती। आपने देखा होगा कि डेस्क वर्क में हर बार ये सवाल रिपीट हो रहा है ना। सभी इसमें सभी मॉडल पेपर में ये सवाल है कि शांत है या फिर अशांत आवर्ती। तो बहुत ही आसान सवाल है। क्या करते हैं इसमें आप, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। बता रहे पवन बिलेर लान का है, रौनक हूँ आगे जगह पवन बैठे हुए इन देख रहे। बताओ 2 का भाग जाएगा क्या इसमें, नहीं जाएगा। 3 का भाग देख, दिखा सीधी मुंडी अलावा है बस, देख तो सही पहले। 5 5 10 और 4 14, क्या 14 3 के पहाड़ी में आता है, नहीं आता। सीधा किसका भाग जाएगा, कितनी बार देखो, 8 पंजे 45, वाह बहुत बढ़िया। 9 पंजे 45 और 5 एकम 5। अब किसका भाग जाएगा, सीधा 7 का भाग जाएगा। 13 7 91, फिर 13 का भाग कितनी बार, 1 बार। तो कितना आएगा बताओ, 64/5 × 7 × 13, यही आएगा क्या। अब देखो शांत कब होगा और अशांत कब होगा। शांत कब होगा, जब नीचे केवल 2 और 5 हो। नीचे केवल क्या हो, 2 और 5। अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 हो, या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या फिर दोनों हो, है ना। दोनों होना जरूरी नहीं है, या तो केवल 5 हो सकता है, केवल 2 हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। क्या ये शांत है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 7 और 13, अतः ये क्या है, अशांत आवर्ती है। बोलो कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1-2 सवाल हो रहे हैं बस लास्ट। अगला 2 नंबर सवाल देखो, अगर कोई शांत है तो उसको माया क्या करना पड़ता है, उसका प्रसार लिखना पड़ता है। अगर कोई शांत है तो उसका क्या लिखो, प्रसार लिखो। चलो लिख लेते हैं, चलो रे। इसमें से आपको शांत कौन सा लग रहा है, उसका प्रसार लिख लेते हैं हम। जैसे चौथा देखो, 4 नंबर, 15/1600, 15/1600, ये शांत दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। ये 2 तो 0 हैं, यानी 5 और 2 से बने हुए हैं, और 16 किससे बना हुआ है, केवल 2 से। ऐसे कर लो आप, 1600 का अभाज्य गुणनखंड से निकालो। देखें पहले कितने का भाग जाएगा, आधा करना, फिर आधा करो, आधा करो, आधा 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 नहीं होगा ना इसका। तो किसका भाग जाएगा, 5 का। कितनी बार, 5 का भाग 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। 2 कितनी बार, 6 बार। 5 कितनी बार, 2 बार। बताओ केवल 2 और 5 है या इसके अलावा भी कुछ है, केवल 2 और 5 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया। अब सवाल हमसे कह रहा है अगर शांत है तो इसका प्रसार लिखो। क्या लिखो, प्रसाद नहीं, प्रसार लिखो। क्या लिखो, प्रसाद। देखो ये क्या है, 2 की पावर 6, तो 5 की पावर भी कितनी लिखनी पड़ेगी, 6 लिखनी पड़ेगी। लेकिन है कितनी, 2। कितनी जोड़नी है, 4। तो नीचे और ऊपर 5 की पावर 4 से क्या कर दो, गुणा। कितना आएगा बताओ, 15 का 15। नीचे 2 की पावर 6 और इधर 5 की पावर 6।
5 को 2 से गुणा करोगे कितना बन जाएगा, 10 की पावर 6, है ना। 2 की पावर 6, 5 की पावर 6 गुणा होके कितनी पावर बन जाएगी, 10 की पावर 6। यानी ये कितने अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, 6 अंकों के बाद में। जब 0 हटाते हो तो क्या लग जाता है, पॉइंट। तो 15, 6 अंक गिन लो, 2 अंक तो ये हो गए, 3, 4, 5, 6, और बाद में क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। ये हमने क्या लिख दिया, प्रसार। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है आपको कि परिमेय संख्या का प्रसार बताइए। क्या बताइए, प्रसार। एक आपको परिमेय संख्या लिख दी 125 बट्टे, अब आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। जिसको ये सवाल आता है ना वो कोई दूसरा सवाल कर लो, चाहे जो आपके डाउट है ना वो तैयार कर लो कि ये डाउट हमें लास्ट में पूछने हैं। लास्ट का आधा घंटा केवल डाउट सॉल्व करेंगे हम, पहले पढ़ेंगे थोड़ा, समझ में आ रहा है। टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको ये सवाल आता है तो ना देखो, चाहे देखो इधर, गुणा 7, इसका प्रसार बताना है। क्या बताना है, प्रसार। ध्यान से देखना, क्या करोगे, नीचे देखना है आपको केवल कि 2 और 5 के अलावा कोई है क्या, है क्या बताओ, है क्या है, 7। क्या लिखोगे आप, यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा एक अन्य गुणनखंड है जो क्या है, 7 है। अतः इसका प्रसार अशांत आवर्ती होगा। एक तो होता है शांत और एक अशांत आवर्ती, होती दोनों ही परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है, वो भी परिमेय संख्या थी शांत वाली, लेकिन इसका प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। कोई दिक्कत है क्या बताना, बता दोगे ना। अब क्या है बताना, शांत है या अशांत, शांत है, क्योंकि केवल क्या है, 2 और 5। अब क्या है, अब शांत है क्योंकि केवल क्या है, 2 हो, 5 हो, 2 और 5 हो, तब क्या होगा, शांत। इसके अलावा कोई आ जाए तो क्या होगा, अशांत होगा। एक और चीज़ देखना आप, अगर आ जाए ऐसे 125 बट्टे 5 गुणा 7, ये सवाल आ गया। अब आप बताइए, ऊपर कुछ भी लिख लो, जैसे 124 लिख लिया। अब बताओ क्या है ये, शांत अशांत आवर्ती, बताओ देखें, बताओ। शांत है। पहले क्या करो, काटो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे क्या करो, काटो। ऊपर नीचे जितनी भी संख्या कट सकती है ना पहले काटो, उसके बाद में देखना है कि शांत है या अशांत। अब आपको देखने से लग रहा होगा कि क्या है, अशांत आवर्ती है, लेकिन 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताओ केवल 5 ही बचा है, क्या रह गया, शांत रह गया। कोई दिक्कत है क्या। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 135 और 225 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। पहला तो अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ध्यान से देख ले पवन, लास्ट मौका है ये, फेल हो जाओगे नहीं तो। 135 और 225 का क्या निकालो, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम तो एक ही विधि से निकलता है, अभाज्य गुणनखंड। एचसीएफ 2 विधि से निकाल सकते हैं, अभाज्य और बोलो रे विभाजन एल्गोरिथम। कैसे निकालोगे, पहले 135 का क्या निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड। किसका भाग जाएगा, पहले 5 का, कितनी बार, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35। फिर किसका भाग, अच्छा पहले 3 का जाएगा, सॉरी पहले 3 का जाएगा, 4 तिये 12, 5 तिये 15, फिर से 3 का, 15 तिये 45, फिर से 3 का, 5 तिये 15, फिर से 5 का एक बार। ध्यान नहीं है बच्चों का। इसके बाद में 225, इसका बताओ, पहले 3 का, 7 तिरी 21, 5 तिरी 15, फिर 3 का, 25 तिरी 75, फिर 5 का, 5 पंजे 25, फिर 5 का एक बार। अब इन दोनों का प्रसार आप कहाँ लिख लो, आगे लिख लो ऐसे, 135 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 225 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। एलसीएम में क्या करते हो, अधिकतम घात लिखो। बताओ 3 की अधिकतम घात कितनी है, नीचे 2 बार है, ऊपर 3 बार है, अधिकतम कितनी है, 3 बार, तो 3 बार लिख लो, ठीक है। 5 की अधिकतम घात कितनी है, 2 बार, तो 5 गुणा 5। ये तो क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकाल दो। 5 पंजे 25, 25 तिये 75, 75 तिये 225 और 225 तिये कितने हो जाएंगे, 22 तिये 66 और 5 तिये 15, यानी 615। ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। एचसीएफ निकालोगे
तो क्या आएगा बताना, 615 नहीं 675। HCF क्या आएगा बताना, दोनों का क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो। क्या क्या कॉमन है, एक तो एक और एक, 3 चीजें कॉमन है तो गुणा कर दो तीनों को, 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिये 15, 15 तिये 45, ये क्या निकल गया HCF। HCF निकालने की एक और विधि है जो कि 100% आएगी, कौन सी, 225 और 135 दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। बाहर कौन सी रखी, अंदर कौन सी, अंदर कौन सी 225, बाहर कौन सी 135। देखो 135 का 135, 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा 270, 135 का 135 बच गया कितना 90, कितना बच गया 90। अब 90 को तो बाहर रख लो और अंदर बताया, ये तो अंदर आ गया, अब अंदर क्या आएगा 135 आएगा, 90 का 90 कितना बच गया, 90 घटाने पे 45। अब दोनों में से ये तो अंदर आ गया, अब अंदर कौन आएगा 90 आएगा, 45 दूनी 90, कितना शेष बच गया लास्ट में, 0 शेष बच गया। जब तक 0 शेष नहीं बचे तब तक करते जाना है। लास्ट भाजक कितना आया 45, यही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। करना कैसे है वो आपको पता ही है। सबसे पहले चरण नंबर 1 बताओ, पहले बीच वाली संख्या को लिख लो 225 बराबर साइड वाली को गुणा कर दो, 135 गुणा 1 और जोड़ दो किसको, शेषफल को, कितना शेषफल 90। इसके बाद में फिर कहोगे कि 90 0 के बराबर नहीं है, दूसरा क्या लिखोगे 135 बराबर, अब की बार साइड वालों को गुणा कर दो 90 गुणा और प्लस जोड़ोगे क्या शेषफल 45, फिर से 0 के बराबर नहीं है, फिर क्या लिखोगे अंदर 90 बराबर साइड वालों को गुणा कर दो 45 गुणा 2 और शेषफल कितना आ जाएगा 0। अब की बार शेषफल 0 के बराबर है, अतः अंतिम जो भाजक होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तीसरा सवाल देखो, दो संख्याएं 26 और 91 हैं, दो संख्या क्या है 26 और 91, इसके लिए सिद्ध करो कि HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B। ये सवाल आएगा ही आएगा, तीनों सवाल ये मान लो कि पक्के से ही हैं, लगभग आएंगे ही आएंगे। HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B। क्या करना है, पहले 26 का निकालो या बाज्य गुणनखंड कितना आएगा 13 गुणा 2, 91 का निकालो 13 गुणा 7। पहले LCM निकालना दोनों का, एक बार तो आएगा 13, एक बार आएगा, एक बार आएगा, अब गुणा कर दो बस सबको, ये LCM आ जाएगा। HCF कैसे आएगा बताना, HCF दोनों का कॉमन देख लो, दोनों में एक जैसा क्या है बताना 13, तो 13 क्या आ जाएगा HCF। अब ये कह रहा है कि जांच करो कि LCM गुणा HCF दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर है या नहीं, तो कर दो LCM गुणा HCF। LCM कितना है बताना 13 गुणा 2 गुणा 7 और HCF कितना है 13, ये तो हो गया HCF गुणा LCM। A गुणा B कितना है बताओ, A कितना 26, B कितना 91। एक तो तरीका ये है कि सबको गुणा कर लो पूरा पूरा, इसको भी पूरा गुणा कर लो, इसको भी पूरा गुणा, दोनों बराबर आएंगे तो कह देंगे बराबर है, वरना इसको इसके रूप में लिख दो। 26 को कैसे लिख सकते हैं बताना 13 गुणा, 91 को कैसे 13 गुणा, बताओ दोनों बराबर है कि नहीं है, LHS बराबर RHS है कि नहीं है, अतः दोनों बराबर हैं। बताओ पहली प्रश्नावली में कोई दिक्कत आएगी क्या, और कोई दिक्कत हो पहली प्रश्नावली में तो आप बता सकते हो। प्रश्नावली नंबर 1 में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब छोटे छोटे सवाल बच जाते हैं, जैसे देखना एक एक नंबर के। आप बताओ कोई भी सम संख्या को आप किस रूप में लिखोगे, कोई भी सम संख्या को किस रूप में लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे ना, देख ले रहे साजे, देख ले बाबू, 5 ही दिन बस यहाँ पत्थर रख ले दिल पर, और देख ले, दिल पे पत्थर रख के हमने पढ़ लिया, देख ले इन्हें, बाद में ब्रेकअप कर ले चाहिए हूँ, पढ़ाई हूँ, बाद में 1 साल पूरा आराम हूँ घूमी चाहिए, एक कर थोड़ सो कर ले यूँ, पेचअप कर ले थोड़ सो। इधर देखो बताओ सम संख्या को कैसे लिखेंगे 2 गुणा P, P की जगह कुछ भी लिख दो, और विषम संख्या को कैसे लिखेंगे 2P प्लस, इसमें अंडररूट के साथ में कुछ भी है क्या, नहीं है, यहाँ पे अंडररूट के साथ कुछ ना कुछ है। इन दोनों को हमें अलग अलग सिद्ध करना होता है।
दोनों को क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। दोनों को क्या सिद्ध करना? अपरिमेय। सबसे पहले बताओ, किसी को याद हो तो क्या लिखेंगे? अगर अपरिमेय सिद्ध करना हो तो क्या करेंगे? मानेंगे क्या? परिमेय मानेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। इधर भी क्या मानेंगे? माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। मानने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो आप आगे क्या करोगे? अगर परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q। अब बताओ P और Q क्या है? कोई बताएगा? यहाँ पे P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। और साथ में Q है वो 0 के बराबर नहीं है। ये भी सवाल आ सकते हैं छोटे छोटे कि यहाँ पर बताओ P और Q क्या है? दे दिया, खाली स्थान में दे दिया सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य। और यहाँ पर Q है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 होगा तो संख्या अनंत बन जाएगी। नीचे 0 होता है तो संख्या क्या बन जाती है? अनंत। अब आगे क्या लिखोगे? अब बताओ P और Q में कुछ ना कुछ क्या होगा? कटेगा या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा ना। अब क्या करो? इनको गुणा कर दो ऐसे। √3 को Q से गुणा करो और इधर P को किससे गुणा करो? 1 से। क्या आ गया? √3Q बराबर P। अब हम ये वाली सर्व समीकरण लगाना चाह रहे हैं। क्या? कि अगर P A² को विभाजित करे तो P A को भी विभाजित करेगी। अगर P का भाग A² में जाए ना तो A में भी जाएगा। ये हम दिखाना चाह रहे हैं। तो दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। √3 का स्क्वायर 3, Q का स्क्वायर Q² और P का स्क्वायर P²। देखो ध्यान से, 3 बराबर P²/Q²। बताओ 3 का भाग किस में जा रहा है? P² में जा रहा है। 3 किससे विभाजित है बताना? P² से। किससे? P² से। क्या कहोगे? यहाँ 3 P² से विभाजित है। पवन देख ले रहे बाबू, आता जोड़िए तेरा घर, देख ले रहे। P3 क्या है? P² से विभाजित है। अगर P² से विभाजित है तो भावना किससे विभाजित होगा? ये P से भी होगा। इसलिए 3 P से भी विभाजित होगा। यानी 3 है वो किससे विभाजित होगा? P से भी। तो नीचे बताओ Q ही आएगा या कुछ अलग आएगा? बताओ, अलग आएगा ना। क्या मान लें अलग? कुछ भी C मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? C। अब गुणा करो, P को 1 से गुणा और 3 को C से गुणा तो P बराबर क्या आ जाएगा? 3C। अब ये मान हम कहाँ रख देते हैं? ऊपर इधर रख देते हैं। रख दें क्या? कौन सी समीकरण में? 1 में रखो। देखें 3Q² बराबर P²। P² का मतलब 3C का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और C का स्क्वायर C²। काटो, देखो 1 तिरी तिरी 3 तिरी 9। तो क्या आ गया? Q² बराबर 3C²। यहाँ आपको दिख रहा है कि 3 किससे विभाजित है? Q² से भी विभाजित है। ऊपर क्या कह रहे थे? 3 किससे विभाजित है? बोलो, P² से। 3 P² से भी विभाजित है, Q² से भी विभाजित है। यानी दोनों में इसका भाग जा रहा है। P² में भी भाग जा रहा है और Q² में भी जा रहा है। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ मनीषा कि P और Q में कुछ ना कुछ कॉमन है? जबकि हमें पता है दोनों सहअभाज्य हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। अतः हमारे कथन का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। अतः जो हमने शुरू में माना था वो क्या माना था? गलत माना था। अतः √3 क्या है? अपरिमेय। अगर ऐसे आ गया ना तो थोड़ा सा कठिन होगा आपके लिए। इस प्रकार से आ गया तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? देखो क्या करोगे, इधर केवल आपको √ का मान रखना है और सबको कहाँ भेज दो? इस तरफ भेज दो। तो क्या आएगा बताओ? √3 बराबर P/Q का तो P/Q। जो ऊपर होता है वो कहाँ चला जाता है प्रीति? हैं? पीछे। ऊपर होता है वो कहाँ चला जाता है? नीचे। जो दूसरे के घर में सिर पे बैठा होता है वो अपने घर में कहाँ होता है? पैरों में होता है ना। तो क्या होता है बताओ? √3 बराबर P/2Q आ गया। यहाँ पे P क्या था? एक पूर्णांक था। Q भी क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक में पूर्णांक का भाग लगाओगे तो क्या आएगा?
पूर्णांक आएगा। लेकिन क्या पूर्णांक आ रहा है? √3 पूर्णांक है? नहीं है। अतः ये तो पूर्णांक नहीं है और ये पूर्णांक है। इससे क्या मतलब निकला कि दोनों मान क्या है? बराबर नहीं है। अतः 2 √3 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चलो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है तो